राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर को आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च किया था और आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, खासकर जो समाज का पिछड़ा वर्ग है वो अधिकतम इसका लाभ उठा सके। और आयुष्मान भव कैंपेन का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत जी। सुधांश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम आयुष्मान भव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुष्मान भव अभियान है क्या और इसका लक्ष्य क्या है। आयुष्मान भव अभियान एक बहुत ही एम्बिशियस अभियान है सरकार का, और इसमें केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें और सभी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इस अभियान के 4-5 मुख्य पहलू हैं। सबसे पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसको सैचुरेट करना, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्तर की सेवाएं हों, चाहे पीएचसी या सीएचसी स्तर की सेवाएं हैं, उसको पूरी तरह से इस अभियान की अवधि में जो 31 दिसंबर तक अभियान चलेगा पूरी तरह हमें सैचुरेट करनी है। आज की तारीख में हमारे 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। वहां पर कई तरह की सुविधाएं आमतौर पे उपलब्ध हैं और 13-14 तरह के वहां पर टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स भी होते हैं। लेकिन इस अभियान के दौरान वहां सेवाओं का विस्तार होगा, वहां और अधिक जो जांचें हैं, जो टेस्ट हैं, जो स्क्रीनिंग है, जो आमतौर पे वहां नहीं हो पाती हैं, वो भी इस दौरान होंगी। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्तर पे आयुष्मान मेला एक कैंप के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। हर सप्ताह में एक बार हर वेलनेस सेंटर पे एक कैंप होगा। इसी तरह से जो सीएचसी, इसको हम कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो आमतौर पे एक तहसील या ब्लॉक स्तर पे स्थित होता है, वहां पर सेकेंडरी स्तर की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन यहां पर जो मेले लगेंगे, आयुष्मान मेले, उनमें मेडिकल कॉलेजेस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सेकेंडरी स्तर की जो सुविधाएं हैं सीएचसी, उसमें तो हमें टर्शरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और जो प्राइमरी स्तर की सुविधाएं हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, वहां पर इस अभियान के दौरान सेकेंडरी स्तर तक की भी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो बहुत से लोग जो टर्शरी स्तर की उनको सुविधाएं चाहिए, जिसके लिए उन्हें टर्शरी हॉस्पिटल, जो कि या तो जिलों में या कई जगह तो छोटे जिलों में भी नहीं, बड़े शहरों में उपलब्ध होती है, वहां जाना पड़ता है, वो अब उन्हें अपने आमतौर पे ब्लॉक या तहसील हेडक्वार्टर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये जो आयुष्मान मेला है इसका एक पहलू है। दूसरा, इस अभियान के दौरान ऑर्गन डोनेशन की जो अंगदान है जिसे कहते हैं, उसके लिए प्लेज लिए जा रहे हैं। बहुत सरल सा एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें 1 से 1.5 मिनट के अंतर्गत कोई भी अपना अंगदान के लिए उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा पहलू है इसका ब्लड डोनेशन का। तो रक्त जो है वो डोनेशन की व्यवस्था की गई है और रक्तदान इसके माध्यम से एनकरेज किया जा रहा है। चौथा पहलू इसका है, जैसा आपने कहा, आयुष्मान आपके द्वार 3.0। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने का एक मुहिम सरकार ने छेड़ी हुई है। 25 करोड़ के करीब कार्ड हमारे बन चुके हैं। इस अभियान के तहत भी ऐसे अगर कोई लाभान्वित लोग हैं जिनका अभी तक कार्ड नहीं बन पाया है लेकिन वो लाभान्वितों की सूची में हैं, तो उनको भी कार्ड बना के दिया जाएगा। और ये कार्ड बनाना बहुत सरल हो गया है। ऐप के माध्यम से कहीं पर कोई भी व्यक्ति इसका कार्ड बना सकता है। ये इसका चौथा पहलू है। और एक पहलू इसका ये भी है कि आयुष्मान सभाएं आयोजित की जाएंगी।
ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पे आयुष्मान सभाएं आयोजित होंगी। इसमें आयुष्मान और निरोग्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभान्वित लोग हैं, उनकी सूची को भी देखा जाएगा। यदि कोई सूची में से छूटे हुए लोग हैं जिनका कार्ड या अन्य सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और आभा आईडी जो हमारा है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, जो डिजिटल हेल्थ मिशन की एक धुरी है, हर व्यक्ति का एक यूनिक आभा आईडी नंबर जिनका जनरेट नहीं हुआ होगा उस आयुष्मान सभा में, ऐसे सभी लोगों का आयुष्मान आईडी भी जनरेट किया जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह की 5-6 व्यवस्थाएं हैं। एक स्वच्छता दिवस भी मनाया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत गहरा तालमेल है। स्वच्छता में एक दिन इस अभियान के दौरान 2 अक्टूबर को समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में देश के एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साफ सफाई, रख रखाव आदि पुरानी चीज़ों को हटाना, जिस प्रकार से त्योहारों में, दिवाली आदि में सफाई होती है, उसी प्रेरणा से पूरे देश में एक ही दिन में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। तो कुल मिला के ये इसके पहलू हैं और सैचुरेट करना है हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का, ये इस अभियान का मूल उद्देश्य है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत कई स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी है और आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 का भी आपने जिक्र किया। इसे हम पहले 2 बार चला भी चुके हैं। तो अभी आयुष्मान एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को पेश किया गया है, इसे लाया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? जी, ये जो नया ऐप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया गया है, इससे आयुष्मान कार्ड जो बनता है, PMJ कार्ड, जिससे जो बेनिफिशियरी परिवार है, जो लाभान्वित परिवार है, उसको 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त निशुल्क इलाज, जो भी हमारे 27,000 से अधिक एम्पैनल्ड अस्पताल हैं देश भर में, जिसमें निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, उसमें उपलब्ध होता है। तो बहुत बड़ी राहत की एक योजना है जो 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। तो इसमें जो भी लाभान्वित होते हैं वो एक सूची में होते हैं और सूची से उनको उतना एम्पावरमेंट नहीं मिलता है। तो बाद में ये निर्णय हुआ कि जितने लाभान्वित हैं सबको कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। कार्ड अगर उनके पास है, उनकी जेब में है, तो वो उनके लिए गारंटी है कि 1 साल में उनका परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐप के माध्यम से कार्ड जनरेट करना इतना सरल हो गया है कि जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो अपने ऐप में ही उसको जनरेट कर सकता है। इससे इसकी जो पहुंच है वो गांव-गांव तक हो जाएगी। लोगों को किसी केंद्र में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना कार्ड बनाने के लिए। हर गांव में, हर घर में अब चाहें तो इसका कार्ड बना भी सकते हैं। यदि किसी के पास आसपास में प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है तो वहीं कार्ड बना के उसको छाप भी सकते हैं, चाहें तो उसको लेमिनेट करके रख भी सकते हैं। तो प्लास्टिक का कार्ड जो है, जो सरकारी संस्थाएं देती हैं, जब तक वो कार्ड नहीं मिलता तब तक जो ये खुद छपा हुआ कार्ड है या खुद छाप के उसको लेमिनेट किया है, और नहीं भी अगर छापा है तो मोबाइल पे, जैसे आजकल इम्यूनाइजेशन, कोविड जब वैक्सीनेशन हो रहा था आपने देखा होगा, उसमें भी बहुत से लोगों का कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मोबाइल पे ही होता था। आज लोग ट्रेन से अथवा हवाई जहाज से अथवा बस से भी यात्रा करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब प्रिंटेड टिकट लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल पे ही उस टिकट को रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पे दिखा देते हैं। तो ये उसके मोबाइल पे ही ये आयुष्मान कार्ड उपलब्ध रहेगा। उसको वो मोबाइल पे रख सकते हैं, छाप सकते हैं, लेमिनेट करा के रख सकते हैं किसी भी तरह। तो इससे ये अनुमान है कि बहुत तेजी से जो कार्ड जनरेशन, अभी जो शेष लाभान्वित हैं जिन तक कार्ड नहीं पहुंचा है, इसको सरल करने के कारण अब बहुत तेजी से सभी तक ये कार्ड पहुंच सकेगा।
सुधांशु जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ गांव और शहर से ही स्वस्थ देश का निर्माण होता है। ऐसे में आयुष्मान ग्राम और आयुष्मान शहर जैसे पुरस्कार इसी अभियान के अंतर्गत घोषित भी किए जाने हैं, तो उनके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी, ये जो पुरस्कार आयुष्मान ग्राम, आयुष्मान शहर हमने प्रस्तावित किए हैं, ये मूलतः ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में, ग्रामों में आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेगी, हेल्दी कंपटीशन रहेगा। हर ग्राम ये प्रयास करेगा, हर नगर ये प्रयास करेगा, उसके यहाँ सभी लाभान्वितों के कार्ड बन जाएं, उसके यहाँ अच्छी सफल कैंप, मेले आयोजित हों, उसके यहाँ ऑर्गन डोनेशन में अधिक से अधिक उपलब्धियां अर्जित हों, उसके यहाँ ब्लड डोनेशन, रक्तदान में भी अच्छी से अच्छी उपलब्धियां अर्जित हों। तो जो भी आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत गतिविधियां हैं, उसमें अपने गांव, अपनी पंचायत, अपने नगर को श्रेष्ठ स्तर पर ले जाने के लिए एक ये प्रोत्साहन योजना है। जो पंचायतें, जो ग्राम, जो नगर इसमें अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जो इसमें 100% उपलब्धि करेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनको आयुष्मान ग्राम, आयुष्मान पंचायत, आयुष्मान नगर आदि ऐसे उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मान से एक गर्व की भावना वहाँ के नागरिकों में उत्पन्न होगी कि हमारा ग्राम आयुष्मान ग्राम है, या हमारी पंचायत आयुष्मान पंचायत है, या नगर हमारा आयुष्मान नगर है, जहाँ पर सभी नागरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जहाँ सभी लाभान्वित परिवारों के पास कार्ड जनरेट हो गया है, जहाँ अधिक से अधिक लोगों ने अपना अंगदान अथवा रक्तदान में भागीदारी निभाई है, जहाँ पर स्वच्छता का अभियान बहुत अच्छी तरह चलाया गया है। तो ये एक सम्मान जो है वो दिया जाएगा ऐसे निकायों को जो इसमें उल्लेखनीय कार्य करती हैं और 100% अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हैं। सेवा पखवाड़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को शुरू किया गया था, वो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पखवाड़े में अंगदान और रक्तदान के इच्छुक नागरिक रजिस्टर कर सकते हैं। सुधांशु, अभी भी लोगों में अंगदान और रक्तदान को लेकर काफी भ्रम है। इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें कुछ भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेके, अंगदान को लेके। तो निरंतर स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में प्रचार प्रसार अभियान चलाता रहता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट, आउटडोर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी निरंतर प्रचारित किया जाता है कि इससे कोई हानि नहीं है। ये अवश्य है कि रक्तदान, दो रक्तदान के बीच में एक समय अवधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर दिन ही कोई रक्तदान करने लग जाए, भले ही स्वस्थ व्यक्ति भी हों। तो वो चीज़ जरूर हम ध्यान रखते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। रक्तदान तो इस देश में जो है विश्व में सबसे अधिक रक्तदान होता है। रक्त की आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में है क्योंकि जनसंख्या भी सबसे अधिक हमारी है। अंगदान अभी उतना पॉपुलर नहीं है जितना रक्तदान आम आदमी के जानकारी में है। अंगदान में पहले फॉर्म भरने की और कुछ जटिलताएं थी, उसको भी विभाग ने हाल ही में उसका समाधान किया। एक बहुत ही सिंपल, सरल एक पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब यदि कोई अंगदान का इच्छुक है, ऑर्गन डोनेशन का, वो भी 1 से 1.5 मिनट में एक बहुत ही सरल तरीके से उस पोर्टल में जाके अपने अंगदान का प्लेज, संकल्प ले सकते हैं। उसमें पूरे विस्तार से डिटेल आ जाते हैं, कौन से अंगदान करने के इच्छुक हैं। कोई नेत्रों का अंगदान करते हैं, कोई अपने लंग्स का करते हैं, कोई लिवर का करेंगे, कोई किडनी का करेंगे। अलग अलग अंगों के दान की उसमें व्यवस्था है। कई लोग हैं जो कह देते हैं सभी अंगदान के लिए वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो अंगदान में भी भ्रांति मुख्य ये है लोगों में कि पहली बात तो ये है कि अंगदान जो होता है वो मृत्यु के पश्चात ही होता है। जीवित इंसान में
अंगदान नहीं करते हैं। और सबसे क्रिटिकल इसमें यह रहता है कि मृत्यु के कुछ घंटों में ही उस व्यक्ति को अंगदान के लिए उसके शव को ले जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह रहती है, कई बार ऐसा भी होता है कि परिवारजनों को या तो जानकारी नहीं होती है अथवा इमोशनल कारणों से एक बार व्यक्ति गुजर जाते हैं तो उसके शव के साथ वो नहीं चाहते कि छेड़छाड़ हो या कोई अंग उसमें से निकाला जाए। तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास किए गए। अंगदान से ऐसा नहीं होता कि मृत शरीर बिल्कुल क्षत विक्षत हो जाए या उससे कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो। सरल प्रक्रिया होती है, बहुत जल्दी से जो अंग भी उन्होंने दान किया होता है, चाहे कॉर्निया हो चाहे किडनी हो, बहुत ऐसे निकाली जाती है कि उससे कोई अंग में देह में ज़्यादा उसका अंतर नज़र नहीं आता है। तो अंगदान में धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी रुचि दिखानी प्रारंभ की है। 5000 से अधिक संकल्प महज 3-4 दिन में ही हो चुके हैं और अभी ये संख्या, हमें उम्मीद है जैसे जैसे अभियान आगे चलेगा और तेजी से ये बढ़ेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्षय रोग यानी जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य भी 2025 का रखा गया है, जो कि विश्व के अन्य देशों के लक्ष्य से 5 साल और भी पहले है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भव जैसे अभियान से भारत के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें कितनी सहायता मिली है? आयुष्मान भव कैंपेन में क्योंकि हेल्थ सर्विसेज का सैचुरेशन का लक्ष्य रखा गया है और टीबी स्क्रीनिंग भी प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, प्रत्येक सीएचसी में, प्रत्येक पीएचसी में इस अभियान का एक अभिन्न अंग है। और जैसा आपने स्वयं कहा, 2025 तक हमें भारत से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिया गया है और टीबी स्क्रीनिंग हर व्यक्ति की जिसमें थोड़े भी लक्षण अगर दिखें, अगर उसकी टीबी स्क्रीनिंग समय पे हो जाती है तो टीबी से बहुत आसानी से निजात पाया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे देश में डिटेक्शन नहीं हो पाते हैं, अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, मतलब पता नहीं लगता कि वो टीबी रोग से ग्रसित हैं और वो आम अपना दिनचर्या वैसे ही चलाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन वो पता ही नहीं लगता, वो हमारे सिस्टम से स्लिप आउट हो जाते हैं। तो ये सैचुरेशन कवरेज क्योंकि किया जा रहा है तो हमें आशा है कि जितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉर्मल डिटेक्शन से किसी कारण से, अनभिज्ञता के कारण से, जानकारी के अभाव के कारण से या खुद स्वयं उनमें इतनी जागरूकता नहीं है इसलिए वो हमारे डिटेक्शन से बच रहे हैं, वो सब इस अभियान के दौरान डिटेक्शन में आ जाएंगे। एक बार यदि टीबी रोगी डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद तो फिर उसको आगे दवाई पर रखना, कई महीनों तक उसके पोषण की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, वो फिर हमारे सरकारी सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद तो फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसको आगे परेशानी ना हो, लेकिन सिस्टम में आने के लिए उसका डिटेक्ट होना, स्क्रीनिंग होना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमें अगर 2025 वाला संकल्प पूर्ण करना है, उसमें 100% स्क्रीनिंग और डिटेक्शन इस अभियान के अंतर्गत होगा, वो बहुत ही सार्थक रहेगा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए। सुधांशु जी, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के हर गांव और जिले के डिजिटल समावेशन की सराहना की है और हम ये देखते हैं कि आयुष्मान भव पोर्टल, आयुष्मान सभा और आयुष्मान आपके द्वार जैसे कदम डिजिटल समावेशन को और भी सशक्त बना रहे हैं। आपके क्या विचार हैं और क्या कदम और भी आगे उठाए जा सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें? जी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM जिसे कहते हैं, वो कुछ वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लॉन्च किया था। उसके 3-4 पहलू हैं। एक तो है जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा ID, हर देश के नागरिक का एक यूनिक हेल्थ अकाउंट ID नंबर उसमें बनाया जाता है। देश में अभी तक 45 करोड़ से अधिक आभा ID नंबर जनरेट किए जा चुके हैं। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत भी ये कार्य किया जा रहा है
और अभी 2-4 रोज जो शुरुआती हुए उसी में 20 लाख से अधिक आभा आईडी इसमें भी जनरेट हो गए हैं। इसी तरह आभा आईडी के साथ साथ जितने हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जितने अस्पताल, चाहे निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, जितने डायग्नोस्टिक सेंटर, जितने पीएचसी, सीएचसी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, शहरी में, ग्रामीण में, चाहे निजी हों चाहे राजकीय हों, सभी की इसमें मैपिंग होती है। उसी तरह वो भी सबका डिजिटल एक रिकॉर्ड रहेगा, कहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं, क्या क्या किस स्तर की सुविधाएं हैं, वहाँ कितने बेड हैं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। इसी तरह हमारे जो हेल्थ पर्सनल हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, कई तरह की श्रेणियां होती हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, वो सभी देश में कितने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, कितने मानव संसाधन हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक एक की उसमें मैपिंग होगी, एक एक को अलग अलग आईडी दिया जाएगा, पहचान हो जाएगी, कौन है, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने साल का अनुभव रखते हैं। तो इस पूरा विस्तार से सबकी तैयारी की जाएगी। आयुष्मान भव कैंपेन भी जो चल रहा है, इसमें भी डिजिटल का पूरा लाभ उठा रहे हैं। सभी राज्य इसमें रियल टाइम बेसिस पे हर दिन की जो प्रगति है उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं। उसी से हमें पता लगता है कि किस समय कितनी क्या प्रगति आई है। हम बैठे बैठे यहां बता सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन में ही 24 लाख करीब लोग इन मेलों में, आयुष्मान मेलों में आ चुके हैं। हमारे 7.5 लाख के करीब आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, 20 लाख से अधिक आभा आईडी बन चुकी हैं और 5,000 से अधिक ऑर्गन अंगदान के प्लेज हो चुके हैं और 41,000 से ज़्यादा यूनिट जो है वो रक्त का एकत्रित हो चुका है। ये इसीलिए संभव है, जिस क्षण राज्य से में अब सूचना डालते हैं उसी क्षण वो उपलब्ध हो जाती है। तो डिजिटल पोर्टल, चाहे वो कार्ड बनाने का हो, चाहे अंगदान का संकल्प हो, रक्तदान के लिए हो, मेलों की सूचना हो, स्वच्छता की सूचना हो, कितने लोगों को टीकाकरण हुआ, हर चीज़ अब पूरा डिजिटल फॉर्मेट में आ रही है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में सहयोग मिल रहा है, बल्कि समय पर सूचना आती है, उसके आधार पर निर्णय लेने में भी जो है वो सुविधा होती है और सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी एक ही उस पर कनेक्टेड रहते हैं। तो डिजिटल मिशन के अंतर्गत बहुत तेजी से और काफ़ी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है और इससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हर पहलू में पूरी मदद मिल रही है।